नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सरकारी नियमों से बढ़ी स्वाइन फ्लू के मरीजों की दिक्कत, टाइप सी लक्षण होने पर ही जांच, मौत का आंकड़ा 1100 के करीब। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान से बीजेपी का किनारा, संसद में प्रधानमंत्री से जवाब की मांग, बयान पर कायम सईद। कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और गुजरात के बदले गए प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे प्रदेशों में भी हो सकता है बदलाव। प्रशांत भूषण की चिट्ठी के बाद आम आदमी पार्टी की कलह उजागर, 4 मार्च को पीएसी की बैठक, संजय सिंह ने पार्टी के बड़े नेताओं पर साधा निशाना। जगमोहन डालमिया बने बीसीसीआई अध्यक्ष, सचिव पद पर श्रीनिवासन गुट को झटका, अनुराग ठाकुर नए सचिव। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। देश भर में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों ने अब मरीजों के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। नए निर्देशों के तहत स्वाइन फ्लू का टेस्ट तभी मुमकिन है जब मरीज में टाइप सी के लक्षण पाए जाएंगे और ऐसे में बीमारी का पता देर से चल सकता है और स्वाइन फ्लू को रोकने में मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रोजाना कई मरीज स्वाइन फ्लू के लक्षण से पीड़ित होकर ओपीडी में चेकअप के लिए आते हैं। इन्हें बुखार बताकर सामान्य दवाइयां दी जा रही हैं। ऐसे मरीजों को स्वाइन फ्लू की दवा के बारे में न तो डॉक्टर सलाह देते हैं और न ही जांच के लिए आगे भेजा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वाइन फ्लू के ट्रीटमेंट और चेकअप के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें स्वाइन फ्लू के लक्षणों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। शुरुआती 3 कैटेगरी में किसी भी तरह की टेस्टिंग की जरूरत को नहीं कहा गया है। हमें ऐसे कई मरीज मिले जो स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं, लेकिन न तो उनका टेस्ट सरकारी अस्पताल में हो रहा है और न ही प्राइवेट लैब में। इनको पहले करना चाहिए। ये स्टेज 3 की वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों स्टेज 3 की वेट करते हैं। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी लैब भी सरकार के दिशा निर्देशों की पुष्टि कर रहे हैं। पहले निजी लैब में टेस्ट कराना आसान था, मगर अब डॉक्टर की सलाह अनिवार्य है। काफ़ी असमंजस वाली बात हो जाती है। यस, वी आर एब्सोल्युटली इन डायलेमा व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम। कई बार सीखते हैं कि भाई हम लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम लोग एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशन हम लोग टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं करते उस चीज़ के लिए, आप क्यों नहीं टेस्ट करते। पर हमें उन्हें बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। देखिए, एज पर द गाइडलाइंस आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन लेकर आइए। सरकार का मानना है कि लोगों में स्वाइन फ्लू को लेकर निराधार भय है। ऐसे में स्वाइन फ्लू के लक्षण न होने की सूरत में लोग जांच चाहते हैं, जिसकी जरूरत नहीं। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, अलर्ट होने की आवश्यकता है। इसमें कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें थोड़ा बुखार होगा, खारिश होगी, खांसी होगी और ये दिस कैन बी स्वाइन फ्लू, H1N1 वायरस आल्सो, इट मे नॉट बी। सरकार के दावों से उलट देश भर में स्वाइन फ्लू से 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि अब तक इसकी चपेट में 20,000 लोग आ चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सवाल यह है कि आखिर सरकार क्यों मरीजों की संख्या कम बताकर हालात की गंभीरता से आंखें मूंद रही है। कैमरामैन जुनैद के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान शैलजा चंद्रा हैं, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से हैं। शैलजा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो स्वाइन फ्लू का जो आंकड़ा है आज तक का, वो करीब 1100 मौतों के करीब पहुंच चुका है, 20,000 लोग पीड़ित हैं। सरकार का नया दिशा निर्देश ये कहता है कि टाइप सी अगर आपके हैं तभी आपकी जांच हो सकती है। क्या इससे मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर कम होंगी? क्यों इस तरह के दिशा निर्देश की जरूरत पड़ी है? मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री में किसी से बात तो नहीं की है, पर मैंने वेबसाइट पे जाके यूके और यूएसए के भी जो एडवाइजरीज होते हैं स्वाइन फ्लू H1N1 के लिए क्या होते हैं वो पढ़े हैं। उसमें साफ ये लिखा है कि आप कृपया हॉस्पिटल मत जाइए, आप घर पे अपना इलाज नॉर्मल करते रहना। कुछ आपने दवाई ले ली अपने फीवर को कम करने के लिए, पर ये बहुत ही आवश्यक है कि आप वो कंटेजन दूसरे आदमी के पास तक नहीं फैलाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी ने नहीं कहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन या टेस्ट की इतनी ज़रूरत है। मैंने DHS दिल्ली से बात की, उन्होंने कहा यहाँ अभी तक तो 10,000 टेस्ट हुए हैं दिल्ली में, उसमें से 2,000 लोगों को ही ये स्थापित हो गया कि उनको हुआ है। तो इसका मतलब है कितना, 15-20% लोगों को।
72 घंटे लगते हैं टेस्ट का रिपोर्ट आने तक। अगर आपकी कंडीशन उतनी खराब है तो नेचुरली आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे कि वो टेस्ट कराना है। पर अगर सब लोग थोड़ी सी भी, मैं पानीपत में किसी डॉक्टर से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास फोन पे फोन आते हैं कि मेरे गले में ये खराश हो रही है, मेरे को थोड़ा सा 99 टेम्परेचर हो गया, मेरे आंख से पानी निकल रहा है, मैं क्या करूं, मेरे को इंजेक्शन लगाओ, मुझे प्रिवेंटिव कुछ दवाई दे दो। तो इन चीजों को संभालने के लिए शायद सरकार ने ये कदम उठाया है। पैनिक क्रिएट हो चुका है या पैनिक क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, प्रिकॉशंस के तौर पर जो लोग पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उसको रोकने के लिए नई गाइडलाइंस क्योंकि वहां पे और आप कंटेजन फैला सकते हैं और वहां से और कंटेजन आप पा सकते हैं। लेकिन ऐसे में शैलजा जी, जो आंकड़ा है ये बढ़ क्यों रहा है? क्यों 1000 से ज्यादा लोग अब तक इसके शिकार हो चुके हैं? 20,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं, इलाज चल रहा है। आखिर क्या वजह? 2007 और 2008 में पहली बार इसका नाम सामने आया था, हर साल आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्यों ऐसा है इंडिया में? ये एक स्ट्रेन है और ये स्ट्रेन हर साल बदलती है। ये जो स्ट्रेन इस साल आई है वो पिछले साल वाली नहीं थी और उसके पिछले साल वाली नहीं थी, स्ट्रेन H1N1। तो उसके लिए जब स्ट्रेन बदलती है तो उसके जो क्या फैक्टर्स है जिससे वो बढ़ोतरी मिलती है वो चेंज हो जाते हैं। अगर आपने पिछले साल का ये वैक्सीनेशन ले लिया अपने तसल्ली के लिए, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उसका लाभदायक मना बहुत कम है, क्योंकि 60-70% वो भी पता चल जाएगा 15 दिन बाद। तो इस हालत में ये बढ़ोतरी के, मुझे लगता है जो मैंने लोगों से बात की है, नंबर 1 कि ये हमारे हिंदुस्तान में आबादी बहुत बड़ी है, मोड ऑफ ट्रैवल तो बहुत ही आसान हो गया है। आप कहीं भी ओवरनाइट बस ले लो, ट्रेन ले लो, प्लेन ले लो, आप पहुंच सकते हैं। आपकी पर्सनल हाइजीन बहुत कम है। बहुत ही पढ़े लिखे घरों में भी, जहाँ पे बहुत साफ सुथरा होता है, छींकना, रुमाल नहीं रखना, टिश्यू नहीं रखना, वहीं किचन में काम कर रहे और वहीं पे आपने माने जो भी है जर्म्स फैला दिए, बच्चों के हाथ नहीं धुलाने, अपने हाथ नहीं धुलाने। वहां तो मैंने देखा है बाकी देशों में एक बार ऐसे कुछ होता है या नहीं भी होता है, इमीडिएटली आप हाथ धोते हैं, या वो जो उनका होता है जो अल्कोहल से सफाई होती है। तो क्या ये कहा जाए कि भारत में ये लगातार इसलिए बढ़ रहा है, आबादी ज्यादा है और साफ सफाई को लेकर हम उतने जागरूक या अलर्ट नहीं है? फर्स्ट रीजन मैं कहूंगी कि टेम्परेचर इस बार कुछ अलग सा हटके रहा है। क्या हुआ है, दिल्ली में तो बहुत लंबा विंटर रहा, फिर गर्मी आ गई, फिर एकदम से विंटर आ गया, तो उससे एक मुझे लगता है कि एक वायरस को एक वातावरण मिल गया ये सब फैलने के लिए। दूसरी जो है वो कम्युनिकेशन की बात है, और इस बार जो हुआ है, हाइजीन तो तब आता है क्योंकि जब आबादी ज्यादा है तो कुछ भी हो जाए बहुत जल्दी फैल जाएगा। यही चीज आप कोई यूएसए यूके में पाएंगे तो बहुत नॉर्मल समझी जाती है, कोई नहीं इसके ऊपर इतना महत्व देता है। यहाँ देने पड़ता है क्योंकि क्या पता आज नहीं आप प्रिकॉशंस लेंगे तो ये ज्यादा फैल जाएगा। पर जो कदम इन्होंने उठाए हैं, मैंने कोई सरकारी बात नहीं मैं करना चाहती हूँ पक्ष में या किसी के खिलाफ, पर मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में रही हूँ। डेंगू के एपिडेमिक, प्लेग का एपिडेमिक, ड्रॉपसी का एपिडेमिक, ये जो क्या होता है वो चिकनगुनिया का एपिडेमिक, ये सारे मैंने देखे हैं। सिस्टम क्या है वहां पे, एक तो हेल्थ सेक्रेटरी मीटिंग लेंगे, हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग लेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग लेंगे, उसके बाद आप स्टेट से पूछते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी से और उनके डीएचए से, क्या कमी है आपको, किसी को ग्लव्स की कमी है, किसी को मेडिसिन की कमी है, वो पूरी की जाती है 24 घंटे के अंदर। दूसरी जो बात इसमें जो मुझे थोड़ी सी डर की बात यह है कि इसके लिए अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आइसोलेशन की जरूरत है। हमारे हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड्स नहीं है, ना तो बने हैं, ना तो उसका विचार किया है। तो सिर्फ इस डिजीज के लिए नहीं, कई डिजीजेस के लिए अब आने वाले समय में जब इस तरह के डिजीज का मरीज पहुंचता है तो फैलने का खतरा बढ़ जाता है। नहीं, आप आइसोलेशन नहीं तो कहाँ पे, आप जनरल वार्ड में बैठेंगे तो फिर बाकी लोगों को हो जाएगा। तो क्या ये कहा जाए कि हमारे राज्यों में संसाधन है, दवाइयां हैं, या फिर
कहा जाए कि जागरूकता जो सबसे बड़ी दवा इसकी है, उसकी सबसे ज्यादा मुझे जरूरी लगता है कमी है। जागरूकता बहुत कम है और ये अभी तक ऑर्डिनरी इंसान के दिमाग में बैठा नहीं है कि किस चिन्ह से मुझे इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, कैसे मैं अपने परिवार को संभाल सकता हूँ। सब लोग समझते हैं हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, फिर एकदम एक पैनिक सी हो जाती है। मुझे लगता है अगर लगातार ये टेलीविजन पे डूज एंड डोंट्स इसके वही लैंग्वेज में, वही नक्शे बना के, वही कार्टून्स बना के दिखाया जाते। अभी तो थोड़ी देर हो गई, अब तो मुझे लगता है कल मौसम साफ हो जाएगा, उसके बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा ये अपने आप ही काबू में। और एक आखिरी सवाल मैम कि वैक्सीन को लेकर एक पैनिक सा भी है, लोग पहुंच रहे हैं कि मैं भी वैक्सीन लगवा लूं, कितनी कारगर या फायदेमंद हो सकती है, जरूरत नहीं है, क्या सलाह होगी इसके बारे में मैंने डीएचएस दिल्ली से बात की, मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैंने इसके बारे में गौर से उनसे बात की। उन्होंने कहा नंबर 1 ये वैक्सीन पिछले साल वाली वैक्सीन जो तैयार वो अवेलेबल है, वो वैक्सीन इस वायरस के ऊपर कितने इन्फ्लुएंस करेगी वो मालूम नहीं, 60-70% होगा मैक्सिमम, 100% नहीं करेगी। नंबर 2 आपके लेने के बाद 15 दिन के बाद आपको प्रोटेक्शन का उसका इम्पैक्ट होगा। तो अगर ये बात है तो फिर सिर्फ धक्के खा के वहां जाके वैक्सीनेशन अपने आप को लगाने में कोई तुक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमसे। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरें। अनोखी अदा है, अनोखी अदा है। रूहानी मौसीकी का रवायती रूप कव्वाली। ख्वाजा मोइनो ओ मेरे ख्वाजा ओ मोइनो दिन ख्वाजा ख्वाजा मोइनो दिन रात मुराद। कव्वाली की तलाश करती हुई हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इस वक्त हम आप पहुंचे हैं बदायूं शरीफ। देखिए रंग महफिल बदायूं में कव्वाली आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मुफ्ती मोहम्मद साहिब। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी सरकार साझा कार्यक्रम पर बनी बात। हम इसको परसेप्शन को चेंज करेंगे। इस वक्त आपको एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है। इट इज डियर, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। कैसे चलेंगे साथ साथ, देखिए देश देशांतर बीजेपी पीडीपी सफर आज रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चुनाव दर चुनाव हार के बाद कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। अप्रैल में अधिवेशन से पहले कांग्रेस ने 5 प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया है। बदलावों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पसंद साफ दिखाई देती है। पार्टी के बड़े नेता संगठन में और बदलावों से भी इनकार नहीं कर रहे। लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के 9 महीने बाद कांग्रेस ने राज्य इकाइयों में बड़े बदलाव किए हैं। अरविंदर सिंह लवली की जगह अजय माकन को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। महाराष्ट्र में माणिकराव ठाकरे की जगह अशोक चौहान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। गुलाम अहमद मीर अब जम्मू कश्मीर के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, जबकि भरत सिंह सोलंकी को गुजरात और उत्तम रेड्डी को तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा संजय निरुपम को मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद इन नेताओं ने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई। दिल्ली की राजनीति से ज्यादा वाकिफ हूं बनिस्बत केंद्र की राजनीति से। संगठन खड़ा करने की जरूरत है, मुद्दों के ऊपर आगे कार्य करने की जरूरत है। हम मुद्दे उठाएंगे, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका हम दिल्ली में निभाएंगे। ये समझ लीजिए कि मुंबई की जनता कांग्रेस से बेपनाह प्रेम करती थी और वो प्रेम कहीं ना कहीं कम हो गया। कहीं ना कहीं उनका विश्वास हम में टूट गया। उस विश्वास को फिर से जीतना। कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने राज्यों के स्तर पर हुए इन बदलावों का स्वागत किया है और साथ ही कुछ और बदलावों के संकेत भी दिए हैं। Well, the changes were scheduled. Many of them had been there for some time. Some of them had resigned. So it's the right thing. They all bear a stamp
of Mr. Rahul Gandhi. वो बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और मिनिस्टर रहे हैं, 12 साल से एमएलए रहे हैं। कांग्रेस की पसंद की टीम बनी है और राहुल जी और सोनिया जी का इसमें आदेश हुआ। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी की पसंद के मुताबिक संगठन में बड़े बदलाव होंगे। इसके साथ ही पार्टी के भीतर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा फिर जोर पकड़ चुकी है। अब अप्रैल में एआईसीसी का सेशन है, उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। हम तो उम्मीद यही करते हैं और हम चाहते भी हैं कि वो जल्दी से जल्दी प्रेसिडेंट बने। Yes, I'm very glad that my state we have a new PCC young man called Mr. Uttam Kumar Reddy, and so we look forward to active times and give a run for the money to the KCR government. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इन बदलावों को पहले ही राहुल गांधी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी थी, जबकि जल्दी ही पंजाब सहित कुछ और प्रदेशों के अध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। अगले महीने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने से पहले ही ये बदलाव देखे जा सकते हैं। नवविक्रम सिंह के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के विवादित बयान से खुद को अलग कर लिया है। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने इस मसले पर प्रधानमंत्री से बयान की मांग करते हुए वॉकआउट किया। सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव का श्रेय राज्य की जनता के साथ सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग को जाता है, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद अपने बयान पर अभी भी कायम है। मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी ये कह दिया, जो जम्मू कश्मीर में अब की बार असेंबली चुनाव हुए, उनके भी एसेट्स हैं, हुर्रियत है और मिलिटेंट है। खुदा न खास्ता अगर वो इसको कुछ करते, कुछ ऐसा काम करते, इतना चुनाव नहीं होता, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस बयान पर संसद में सोमवार को जमकर अवरोध हुआ। दोनों ही सदनों में विपक्षी दलों ने बयान की निंदा की और प्रधानमंत्री से बयान की मांग की। This statement, I would say, is bordering anti-national statement. This is a violation of oath of office. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच विवादित बयान से संबंधित कोई बात नहीं हुई। राज्यसभा में भी संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सरकार की तरफ से सफाई दी कि इस मुद्दे पर जो मुद्दा आज सदन में उठाया गया है, इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसलिए मैं समझता हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री को यहां पर आकर स्टेटमेंट देने का कोई प्रश्न ही नहीं। जम्मू कश्मीर और लेह और लद्दाख की जनता और साथ ही साथ हम चुनाव आयोग को और साथ ही साथ चुनाव आयोग के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा बल है, केंद्रीय सुरक्षा बल है, उनको बधाई देते हैं। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के बयान की मांग न माने जाने पर कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सईद से माफी की मांग की है। वहीं बयान पर विवाद बढ़ने के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद सामने आए और बयान का बचाव किया। They recognize this institution of democracy और मैं कोई नहीं है। I don't want to content। जो मैंने कह दिया है, यही कह दिया है, स्टैंड बाय। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई है। रविवार को मुफ्ती मोहम्मद सईद समेत 25 सदस्य मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी। श्याम सुंदर के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ सरकार के खालिया नोटिफिकेशन पर आज राज्यसभा में तीखी बहस हुई। नोटिफिकेशन में यह कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखाओं में जा सकते हैं। राज्यसभा में विपक्ष ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम की आलोचना की। विपक्ष ने इसे जहां भगवा एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया, तो वहीं सरकार ने इस आरोप को खारिज किया। शून्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने आरएसएस से जुड़े छत्तीसगढ़ सरकार की नोटिफिकेशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार प्रशासन के लोगों का राजनीतिकरण कर रही है। नरेश अग्रवाल ने सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताया है। राज्य का कर्मचारी हो या केंद्र का कर्मचारी हो, जिस समय सेवा ज्वाइन करता है, एक नियमावली बनी होती है और उस नियमावली के तहत राजनीतिक गतिविधियों में उसका
कोई भी प्रवेश करना या उसमें भाग लेने पर प्रतिबंध होता है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी इस मामले पर सरकार की आलोचना की। सरदार पटेल ने कहा महात्मा गांधी की हत्या में उस विचारधारा का हाथ है जिस विचारधारा से एक संगठन जुड़ा हुआ है, मानवर, जिसकी सबसे बड़ी स्टैचू बनाने की बात की जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले पर सरकार के साथ साथ आरएसएस का भी बचाव किया। अगर किसी मुद्दे पर आपत्ति है, किसी मुद्दे पर कुछ कहना है तो वो सदन में कह सकते हैं, लेकिन वो किसी संगठन को सांप्रदायिक किसी संगठन को प्लीज टेक योर सीट। I will go through the Rakesh. If anything objectionable, I will expunge it. I will go through the Rakesh. विपक्ष ने कहा है कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से सरकारी कर्मचारियों की निष्पक्षता भी प्रभावित होती है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा कानून 1965 के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी के राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी थी, लेकिन 23 फरवरी को राज्य सरकार की ओर से नोटिस जारी करते हुए आरएसएस को इस दायरे से बाहर कर दिया गया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कोयला खान विशेष प्रावधान विधेयक 2015 को आज लोकसभा में पेश कर दिया। ये विधेयक कोयला खान विशेष उपबंध अध्यादेश की जगह लेगा। कोयला मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने के आदेश के मद्देनजर सरकार को अध्यादेश लाने पर मजबूर होना पड़ा। बीजेडी ने विधेयक पेश करने का विरोध किया। बीजेडी सांसद भर्तृहरि महताब ने साफ किया कि वो कोयला खानों की नीलामी के खिलाफ नहीं है, मगर अध्यादेश लाने के खिलाफ हैं। केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर को कोयला खान विशेष उपबंध अध्यादेश 2014 जारी किया था, मगर शीत सत्र से इसे जोड़ा विधेयक पारित न होने के बाद दिसंबर में दूसरा अध्यादेश लाया गया था। The severe crisis and challenge before this government when the Honorable Supreme Court struck down the allocation of 204 coal blocks, there would have been a severe coal shortage which the country is already plagued of, and therefore it was necessary to promulgate the ordinance. We are not opposed to auctioning of coal mines. Okay. We want coal mines to be auctioned. We want all mines to be auctioned. But the manner in which certain subjective decisions are being taken by the government arbitrarily, we are opposed to that. आंतरिक लोकतंत्र को लेकर आम आदमी पार्टी की कलह सामने आ गई है। पार्टी का एक धड़ा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप लगा रहा है। माना जा रहा है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आम आदमी पार्टी में मतभेद के बीच पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 4 मार्च को बुलाई गई है। बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नेताओं के नाम लिए बिना इन पर गंभीर आरोप लगाए। सर्वसम्मति से फैसला लिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कि अरविंद केजरीवाल हमारे राष्ट्रीय संयोजक रहेंगे, उनको बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कल शांति भूषण जी का एक बयान छपा उत्तर प्रदेश के सारे अखबारों में, दैनिक जागरण से लेकर सारे अखबारों में, कि अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने पार्टी को चलाने के तौर तरीके पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत भूषण ने 26 फरवरी को पत्र लिखकर पार्टी के अंदर पारदर्शिता लागू करने की मांग की थी। उधर योगेंद्र यादव ने ट्वीट करके मतभेद की खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये वक्त बड़ी जीत के बाद बड़े मन से बड़ा काम करने का है। पार्टी नेता आशुतोष इस पूरे विवाद को अलग नजरिए से देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये विचारों का समुद्र मंथन है, और विचारों के समुद्र मंथन में एक तरफ वो हैं जो अल्ट्रा लेफ्टिज्म की बात करते हैं, दूसरा वो जो नया समाज निकल रहा, नई राजनीति, क्लीन पॉलिटिक्स, अफोर्डेबल पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच पार्टी को तय करना, पार्टी आगे कहां जाएगी। वाद होगा तो विवाद होगा, विवाद होगा तो संवाद होगा, तो संवाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी आम आदमी पार्टी में कलह सामने आई थी। तब भी योगेंद्र यादव ने राजनीतिक मामलों की समिति से इस्तीफा दिया था। राजनीति में लोकतांत्रिकरण के सपने को लेकर ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की पार्टी के अंदर लोकतांत्रिकरण को कितना लागू करते हैं, या इसकी मांग करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए अरुणा ठाकुर के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। भारत और बांग्लादेश के बीच विदेश सचिव स्तर की बैठक में भूमि सीमा करार और तीस्ता नदी समझौते समेत कई मुद्दों पर बात हुई। सार्क देशों की यात्रा के तहत ढाका पहुंचे विदेश सचिव एस जयशंकर ने अनेक अहम मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर कल पाकिस्तान की एक दिन की यात्रा पर भी जाएंगे।
विदेश सचिव एस जयशंकर दक्षेश यात्रा की अगली कड़ी में सोमवार को एक दिन के दौरे पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। विदेश सचिव ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सचिव स्तर की बैठक में भूमि सीमा करार, तीस्ता नदी समझौता समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। My first visit to Bangladesh. I am here as part of a SAARC yatra. We had very good discussions. So we discussed SAARC issues, BIMSTEC issues, bilateral issues. So we had a very good meeting. So at this moment, that's all I would like to say. इससे पहले दक्षेश यात्रा के पहले पड़ाव में विदेश सचिव एस जयशंकर रविवार को भूटान पहुंचे। उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और भूटान नरेश से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक थिम्पू में दक्षेश सहयोग, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच उप क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दों पर बात हुई। वहीं नेपाल में हुए दक्षेश सम्मेलन के दौरान दक्षेश उपग्रहों और क्षेत्रीय विश्वविद्यालय बनाने समेत दूसरे फैसलों की प्रगति पर भी बात हुई। विदेश सचिव मंगलवार को पाकिस्तान जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द होने के 7 महीने बाद ये बातचीत होनी है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिहाज से ये यात्रा काफी अहम है। इसके बाद विदेश सचिव 4 मार्च को अफगानिस्तान भी जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 10 साल बाद बीसीसीआई की कमान एक बार फिर से जगमोहन डालमिया के हाथ में आ गई है। चेन्नई में आज हुई बोर्ड की सालाना आम बैठक में उन्हें अध्यक्ष और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को सचिव चुना गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एन श्रीनिवासन ने चुनाव नहीं लड़ा था। बीसीसीआई की सालाना आम बैठक में नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव हुआ। इसमें बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को अध्यक्ष चुना गया है। प्रस्तावक नहीं मिलने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार अध्यक्ष पद की दौड़ से हट गए थे, जिससे डालमिया की राह आसान हो गई। सबसे रोचक मुकाबला सचिव पद पर देखने को मिला, जहां हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अनुराग ठाकुर ने श्रीनिवासन गुट के संजय पटेल को मात दी। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अमिताभ चौधरी सह सचिव निर्वाचित हुए हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए हरियाणा के अनिरुद्ध चौधरी ने राजीव शुक्ला को मात दी। Victory for the cleansing of cricket and the cricket to which we are wedded, and we want that these things should come with the entire flying colors. बीसीसीआई उपाध्यक्षों के 5 पदों में से 3 पर चुनाव आम राय से हुआ, जबकि 2 पदों पर भी श्रीनिवासन के समर्थक जीते हैं। उपाध्यक्ष पद के दावेदार रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव हार गए। The message is very loud and clear that all of us as the member of the BCCI are keen to work together and change the image or to restore the faith of people in the game of cricket. आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले के चलते बीसीसीआई की एजीएम इससे पहले कई बार टाली गई। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल स्पॉट फिक्सिंग मामले की सुनवाई चल रही है। श्रीनिवासन के बीसीसीआई अध्यक्ष रहने और आईपीएल टीम के मालिक होने को सुप्रीम कोर्ट ने हितों का टकराव माना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कई राज्यों में बेमौसम बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई और साथ ही साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचा। ये बारिश गेहूं की फसल के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हुई है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। 300 किलोमीटर लंबे हाईवे पर जगह जगह बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसके चलते वाहन फंस गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक दिल्ली समेत उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिण के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।